नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर दुबे। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज हम बातचीत करने वाले सर्दियों का मौसम है और ठंड भी आज काफी बढ़ गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इंसानों के लिए सर्दी है, ज्यादा जानवरों के लिए सर्दी है। और सोचा कि डेयरी से संबंधित जो जानवर है उनके लिए थोड़ा बातचीत की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, सुधांशु कश्यप, औरैया से, उत्तर प्रदेश से, जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पशुपालक हैं। और उनके साथ हमारे जो आप नजर आ रहे होंगे तीसरे व्यक्ति, डॉक्टर आरपी दिवाकर जी, जो कि वेटनरी पशुपालन के एक्सपर्ट हैं, जो कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यरत हैं, पशु रोग विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं सुधांशु सर आपके पास आना चाहूंगा कि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, आप पशुपालन कर रहे हैं। तो सर आप बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं और किस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं आपको डेयरी फार्मिंग सर। सर मेन दिक्कत आती है हल्की, फिर जानवर चारा वगैरह छोड़ जाता है अगर सर्दी की वजह से, तो थोड़ा दूध वगैरह भी कम हो जाता है। यही सर काफ़ी थोड़ी यही दिक्कत आती है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि चारे की दिक्कत, सर सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आया कि दूध का कम होना, उत्पादन का जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो चीजें कम होना। तो सर दिवाकर सर आपका मैं इस पर विचार चाहूंगा कि क्या इसे किस तरीके से इसको सही किया जाए और किस तरीके से बचा जाए, ज्यादा लोग किस तरीके से बचाए। देखिए, वैसे तो हमें पशुओं को पूरे वर्ष भर संतुलित आहार देना चाहिए और सर्दी के मौसम में हम संतुलित आहार भी कम दे पाते हैं और साथ ही साथ इनमें जो मिनरल मिक्सचर है जो हमारे पशु चिकित्सालयों में लगभग भरपूर मात्रा में रहता है, वो मिनरल मिनरल मिक्सचर उस चारे के साथ अगर मिला करके हम देंगे पशुओं को, तो निश्चित है 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम अगर हम चारे के साथ मिला करके देते हैं, भूसे के साथ देते हैं, तो निश्चित ही है कि उनके जो शरीर के अंदर दूध उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी और वो मौसम के अनुसार ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए वर्ष भर हमें मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, जिससे कोई भी मौसम आए, सर्दी गर्मी या बरसात, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए जरूरी है कि संतुलित आहार होना चाहिए पशुओं का। साथ ही साथ हमें नमक का जो नमक है उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम नमक का प्रयोग अपने पशुओं में कम करते हैं, उनके खाने में नमक कम देते हैं। इसलिए एक साल्ट ब्रिक आती है जिसको हमें चाहिए कि जो हमारे पशुपालक हैं वो उस साल्ट ब्रिक को जहां पर उसका पशु चारा चरता है, भूसा खा रहा है, वहीं पर उसको रख दें। जब भी पशु को जरूरत होगी तो उसको वो चाट लेगा, जिससे उसकी नमक की पूर्ति होती रहती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे हमें सर्दी के मौसम में भी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो बनी रहेगी पशु की। तो मिनरल मिक्सचर का बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी हम दूसरे मौसम में देखते हैं, लेकिन इधर जो सर्दी जब होती है तो उसमें हम पशुओं को कम देर तक बाहर छोड़ पाते हैं, क्योंकि दिन छोटा होता है और वो अपना भरपेट भोजन उनको मिल नहीं पाता। इसलिए हम ज्यादातर स्टॉल फीडिंग कराते हैं। स्टॉल फीडिंग का मतलब हो गया कि एक जगह रख करके हम उनको भोजन देते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम उसके साथ जो चारा है उसके साथ हम मिनरल मिक्सचर को भी ऐड करें। तो सर आपने बताया कि मिनरल मिक्सचर के फास्फोरस की कमी और उसमें जो तत्व रहते हैं उनकी कमी के कारण। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि सर्दियों का मौसम शुरू होता है कि कई तरीके की बीमारियां सामने आती हैं, जैसे किस तरीके की सर बीमारियां सामने आती हैं कि आपके इस पास में जो लोग इलाज के लिए आते होंगे पशुओं के कि सर ये तबीयत खराब है, तो सर किस तरीके की बीमारियां देखने को मिलती हैं। सर्दी के मौसम में सबसे जो ज्यादा देखने को मिलता है वो है लंग्स की बीमारी जो फेफड़े की बीमारी है, जैसे जिसको ब्रांको निमोनिया बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा हमें बड़े पशुओं में देखने को मिलता है। इसमें पशुपालक को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं उसमें नाक से पानी आना, ज्यादा तेजी से गाढ़ी मात्रा में पानी आना और फीवर बहुत तेज रहता है, और 2 या 3 दिन के बाद ही पशु की मृत्यु हो जाती है। तो हमें चाहिए कि पशुओं का जो रख रखाव है वो अच्छा होना चाहिए, वहाँ पुआल बिछी रहनी चाहिए, टाट या बोरी से हवा ना अंदर आने पाए, या ब्लोवर का प्रयोग करना चाहिए। कुछ गर्म वहाँ कि गर्म रहे हमारा पशु का, जो अगर खुले में है तो उसको आग जला करके, थोड़ा दूरी पे आग जला करके रखिए ताकि उसकी गर्मी बनी रहे। और हम ये ब्रांको निमोनिया जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोप्लाज्मा से होता है,
वो पशुओं में अगर एक बार हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको बचा पाना, जिसको निमोनिया का रूप ले लेता है। और छोटे पशुओं में हमारे पीपीआर के केस मिलते हैं, जिसमें डायरिया शुरू हो जाता है, जिसको कोकनी रोग बोलते हैं। कोकनी रोग अब बड़े पशुओं में नहीं होता, लेकिन छोटे पशुओं में कोकनी रोग होता है, जिसमें डायरिया, शूटिंग डायरिया, इस तरीके के केसेस ठंड के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। और बड़े पशु में मुख्यतया सिर्फ आपको ब्रांको निमोनिया ही मिलेगा, जो आजकल यूपी के कुछ जगह में सुनने में आ भी रहा है कि ब्रांको निमोनिया के केसेस मिल रहे हैं। तो हम हमारे पशुपालकों को चाहिए कि हम अपने पशुओं को थोड़ा सा गर्म वातावरण दें। वहाँ जहाँ पर आप अपने पशुओं को रख रहे हैं वहाँ टाट या बोरी लगा करके उसको हवा अंदर ना आने पाए, ब्लोवर का प्रयोग करें या आग जला करके पास में रखें ताकि गर्माहट बनी रहे। पानी जो है वो नल से निकाल करके पानी उनको देना चाहिए, ताकि नल का जो निकला हुआ सुबह का पानी रहता है वो थोड़ा सा गर्म रहता है, या अगर हो सकता है तो हल्का सा गुनगुना पानी उनको पीने के लिए दें, जिससे इस बीमारी से बच सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बीमारी को सर, मैं सुधांशु सर आपसे फिर आपके पास फिर आना चाहूँगा कि जो बीमारियां होती हैं, पशुपालक को बीमार पड़ता है, तो सर आप किस तरीके से, एक पशुपालक अपने स्तर पे किस तरीके से आप उसको टैकल करते हैं एक डॉक्टर के जाने से पहले? फिर मेन दिक्कत तो वही आती है कि हल्का सा नाक से पानी आने लगता है, जानवर सानी छोड़ देता है, चारा वगैरह बिल्कुल नहीं खाता है, तो सर खाता इसके है लिए छोड़ आप, देता है, पानी भी कम पी। तो सर आप इसके लिए कोई अपनी तरफ से कुछ उपचार या फिर? पर हल्का गुड़ वगैरह देते हैं और नमक वगैरह उसका शीरा बना के, तो उससे कुछ लाभ मिलता है थोड़ा बहुत। फिर इंजेक्शन वगैरह मिलोनेक्स जैसे लगाते हैं, इससे कुछ आराम मिलता है। अच्छा, तो सर जैसे कि दिवाकर सर ने बताया कि चीजें इलाज के दौरान, सर मैं और भी जानना चाहूंगा विस्तार से कि किसान आप तक, पशुपालक जो तबीयत खराब हो जाती है इलाज से, या घर बैठे आपने एक बताया आप तक चीजें कनेक्टिविटी कैसे हो और चीजें कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में, जैसे कि आपने इंजेक्शन का जिक्र किया, उस बारे में आपका क्या कहना है सर, आरपी सर? देखिए, जैसे आजकल जो डिजिटलाइजेशन का समय है, अगर हमारा जो पशु चिकित्सालय है अगर दूर है तो क्योंकि आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन है, तो थोड़ा छोटा सा वीडियो बना करके रखें, और अगर किसी वहां पर जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उसके संपर्क में है तो उसको उसको भेज दे, ताकि वो वीडियो देख करके उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लक्षण उसको दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ वो लक्षण उसमें लिख भी सकता है। साथ ही साथ हमें चाहिए कि अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं पशुओं में, तो हम शुरुआत में उनको ये जो इन्होंने बताया कि गुड़ और ये इसका जो शीरा बना करके ये पिलाते हैं, ये बहुत बढ़िया है कि गुड़ जो होता है वो एनर्जी देता है, ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ मेलोनेक्स के बारे में बात किया, तो हमें मेलोनेक्स लगाने से पहले, क्योंकि मेलोनेक्स जो है वो है हमारे फीवर की दवा है, जो बुखार उतारने की दवा है। मेलोनेक्स लगाने से पहले आपको ज्यादा जरूरी है कि आप उसका टेम्परेचर ले लें। लगभग हमारे जितने भी पशुपालक हैं, आजकल के जो नए पशुपालक हैं, वो इतना जागरूक हैं कि उनके पास थर्मामीटर रहता है, वो टेम्परेचर ले लें। साथ ही साथ जो हमारी प्राइमरी चिकित्सा की जो दवाइयां हैं, जैसे मेलोनेक्स प्लस है, आप प्लेन मेलोनेक्स को यूज मत करें, मेलोनेक्स प्लस हो गया, और साथ ही साथ उस एंटीबायोटिक का प्रयोग अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ अगर बुखार की दवा आप उसको देंगे तो अगले दिन फिर बुखार आ जाएगा, 12-13 घंटे के बाद फिर से जैसे ही दवा का असर खत्म होगा फिर से बुखार आ जाएगा। तो जरूरी है कि आप एंटीबायोटिक और मेलोनेक्स प्लस इसको अगर आप लगाएंगे, और मिनिमम कम से कम 3 दिन तक आपको रिपीट करना है। अगर ये आप शुरुआती इलाज इतना कर लेंगे, उस बीच में पशु चिकित्सा अधिकारी से, जो हमारा पशु चिकित्सक है, उससे संपर्क करेंगे, तो निश्चित है आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा, दूध में कमी नहीं हो पाएगी और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो सर जैसे कि आपने कुछ तरीके की बीमारियां, जैसे आपने अभी बात की, तो सर एक मुंह पका और कुछ खुर पका जी जी बीमारियां जैसे होती है, वो भी सर्दियों के दिनों में आम
बात देखी जाती है। तो सर इसके लिए क्या है, किस तरीके के लक्षण आते हैं और किस तरीके से इलाज होता है? मुंह पका खुरपका ज्यादातर आपको बरसात के मौसम में दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। हमारे जो पशुओं में ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो बरसात शुरू होने के समय ही आपको दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है, अगर हल्का ठंड है तो उसको हेल्दी सीजन बोलते हैं। ह्यूमन में भी वही है कि आदमियों के लिए सबसे बढ़िया मौसम है ठंड का, हल्की ठंड है तो उसका स्वस्थ रहेगा शरीर। उसी तरीके से पशुओं में भी है, ठंड का मौसम सिर्फ ब्रांको निमोनिया, अगर निमोनिया से आपने पशु को बचा लिया तो फिर पूरी ठंड में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज्यादा पशुओं में दिक्कत बरसात के मौसम में होती है, क्योंकि उस समय जो हमारे जो छोटे छोटे मच्छर मक्खी हैं उनका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है गर्मी में और ठंड के मौसम में। तो गर्मी में, बरसात के मौसम में, और बरसात में जो खुरपका मुंहपका है, जैसा इसका नाम है कि मुंह में भी उसके छाले आ जाते हैं, पैर के पास भी छाले रहते हैं, और मुंह पका खुरपका से पशु की मृत्यु नहीं होती है, परंतु उसका जो प्रोडक्शन है, दूध का जो प्रोडक्शन है वो अचानक से बिल्कुल कम हो जाएगा और हमारा पशु लंगड़ा करके चलेगा। अगर किसी पशुपालक के घर में 4 पशु हैं, अगर एक पशु को मुंह पका खुरपका हो गया तो वो बाकी के 3 पशुओं को प्रभावित करेगा, उनको भी डिजीज फैला देगा, क्योंकि ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है और वो हवा से फैलता है, एक से दूसरे में फैलता है। तो हमें चाहिए कि जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ। तो सर हमारे साथ में सुधांशु सर हैं कि किस तरीके से आप जानना चाहूँगा, आप एक पशुपालक हैं तो अगर कोई बीमार पड़ता है पशु, उस तरीके को आप किस तरीके से टैकल करते हैं और किस तरीके से उसकी देखभाल करते हैं आप उस पशु की? अगर सर हल्का सा अगर लगता है, अगर उसका खुर वगैरह चेक करते हैं पैर, तो उसमें हल्का लाल लाल सा पड़ जाता है और फिर उसको फिटकरी वगैरह से धुल देते हैं तो उसको काफी आराम मिलता है। फिटकरी से उसको धुल दें तो आराम मिलता है थोड़ा खुरपका में। और मुंह पका में अगर उसको हल्दी वगैरह खिलाएं तो उससे आराम मिलता है थोड़ा, उसके जीभ में लगा दें हल्दी और नमक। जी सर, बिल्कुल आपका थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत लग रहा है, तो कोई नहीं सर, मैं वापस में दिवाकर सर आपके पास जाऊँगा, आप अपनी बात फिर से चालू कर सकते हैं। क्षमा चाहूँगा आपको मैं बीच में। जैसे हमारे पशुपालक भाई ने बताया कि फिटकरी से और हल्दी से हम का प्रयोग करते हैं मुंह पका खुरपका में, तो ये बहुत बढ़िया बात है। हम हल्दी जो होती है वो जो टर्मरिक है वो एक एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, एंटीबायोटिक्स का काम करेगा। साथ ही साथ जब मुंह में छाले ज्यादा हो जाते हैं पशु के, वो चारा नहीं उठा पाता, तो उस समय हमारे पशुपालक को थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। एक डेकाडॉन की दवा आती है, उसको अगर उस जीभ में लेकर के हल्का सा लगा देगा तो वो तुरंत ही 5 मिनट के अंदर चारा भूसा खाने लगेगा। साथ ही साथ हम ये फिटकरी यूज करते हैं। हम फिटकरी के साथ साथ लाल दवा, जिसको केमेनोफोर सोल्यूशन बोलते हैं, लाल दवा अगर हम प्रयोग में लाएंगे, उसी से लाल दवा से ही उसका मुंह धुल दिया, लाल दवा से ही उसके पैरों को जहां पर खुर है उसको हम धुल देते हैं, तो निश्चित है कि जल्दी से जल्दी वो सही हो जाता है। लेकिन एक ये तो हमारा प्राथमिक चिकित्सा जो काम करते हैं इस तरीके की चिकित्सा। लेकिन जो बड़ी डेयरी फार्म होते हैं वहां पर हमें चाहिए कि जो हमारे पशुपालक जो हमारे जहां पर हम पशुओं को रखते हैं उसके पहले एक गड्ढा सा बनाना चाहिए जहां पर हम लाल दवा का घोल वहां पर रखें, ताकि उसके ऊपर से हम अपने पशुओं को गुजार सकें। उसको गुजारने से होता ये है कि उनके पैरों में वो पूरा सोल्यूशन उनके पैरों में लग जाता है और अंदर तक वो पेनिट्रेट करके अंदर तक जा करके इन्फेक्शन को सबसाइड करता है, इन्फेक्शन रोकता है। और दूसरा कि वो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलेगा नहीं। तो इस तरीके का प्रयोग बड़ी डेयरी फार्म में करते हैं लोग, करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है और हमारे पशुपालकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि दूध, हम पशुओं को पालते हैं दूध के लिए, और दूध में ही गिरावट आ जाती है मुंह पका खुरपका में।
तो ये सब चीजों को अगर पशुपालक अपनाएगा, समय से टीकाकरण, पशुओं का जी, टीकाकरण जी। बहुत आवश्यक है। अगर बरसात शुरू होने के 15 दिन पहले, क्योंकि आज अगर टीका आपके पशु को लगा है तो उसका असर 15 दिन के बाद आएगा, क्योंकि जो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता 15 दिन के बाद डेवलप होती है। तो बरसात, जब आपको पता है कि बरसात हमारा इस महीने से शुरू हो रहा है, हमारे पशु चिकित्सालय में भरपूर मात्रा में टीकाकरण उपलब्ध है। वो गाँव-गाँव जाके टीकाकरण करवाते हैं। अगर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप उनसे संपर्क कर लें, वो टीका लगा देंगे और हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं इस रोग से। तो सर जैसे कि आपने वैक्सीनेशन की बात हुई, तो आप जो नज़दीकी से जो पशुपालन के स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो सर में किसान को क्या होता है, अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर हमको पता ही नहीं कोई प्रोग्राम्स मतलब कि जो पशु विभाग से और से कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, वैसे कोई जानकारी आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? हाँ, हाँ, हमारे जो पशुपालन विभाग से पशु जागरूकता शिविर लगता है, बांझपन शिविर लगता है। ये प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश सरकार या हर राज्य की सरकारें विभाग के थ्रू ये प्रोग्राम करवाती है। वो गाँव-गाँव जा कर के लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अपने पशुओं को टीका लगवाएँ, अगर बांझपन की समस्या है तो उसको चेक करवा लें। क्योंकि हमारा जो आज के नया जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, या ट्रेंड क्या, ये ज़रूरत भी है हम लोगों की कि हमारे जो जगह हैं वो कम होते जा रहे हैं। अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और रूरल एरिया जो है वो कम हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी पशु हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। उनका संख्या में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है। तो उस प्रोडक्शन को लेकर के सरकार भी जागरूक है और प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ वो उनका सेक्स सॉर्टेड सीमन की तरफ जा रहे हैं या कृत्रिम गर्भाधान की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम जो देसी नस्ल की जो गाय हैं, भैंस हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा करके लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। तो इस समय सरकार का पूरा ध्यान पशुपालन की तरफ है और वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं अपने पशुपालन के अधिकारियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारा जो पशुपालक है उसके पशु को कोई दिक्कत ना होने पाए और समय पे वो टीकाकरण करवाए, डिवर्मिंग करवाए, इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखे और लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे लोगों सर को आपने पता। वैक्सीनेशन की बात की और लोग मतलब कि पशुपालन विभाग के गाँव-गाँव जाकर, तो सर मैं सुधांशु सर आपसे जानना चाहूँगा जो जैसे कि लोगों का क्या रुझान रहता है कि वैक्सीनेशन को लेके और जो योजनाएँ चल रही हैं उनके प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि किस तरीके से जुड़ते हैं, कितने उत्साह के साथ और किस तरीके से शामिल होते हैं? सर अभी सर मेरे गांव में लगभग 1 महीने पहले हुआ था सारे जानवरों को हमने भी कराया था, काफी लोगों ने करवाया। जी। वैक्सीनेशन सरकारी अस्पताल की तरफ से आए थे लोग, डॉक्टर लोग वगैरह, तो करवाया सभी को। तो सर जैसे काफी कि लोगों ने गांव में भी करवाया, लगभग सारे ही जानवरों ने करवाया। जी, जी। जो सर जैसे कि आपने वैक्सीनेशन योजना का बताया कि लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि और कौन-सी योजना है जो पशुपालन विभाग के हिसाब से जो जानवरों के लिए चल रही हैं, जैसे कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और चीज़ें डगमगा जाती हैं, तो और क्या योजना है जिससे कि पशुपालकों को लाभ हो, नुकसान का कोई मतलब एक प्रतिशत कम हो जाए कि हाँ, कि नुकसान कम होता है, ऐसी कोई और भी योजनाएँ जो होंगी तो उसका प्रकाश जो डालिए। हमारे जो बड़े पशुपालक हैं, जैसे हम लोग अपने हेल्थ का बीमा कराते हैं, जो जी। जिस तरीके से हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, उसी तरीके से राज्य सरकारें पशुओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती हैं। तो जो बड़े डेयरी फार्म हैं या छोटे भी जो पशुपालक हैं, वो भी अपने पशुओं का बीमा ज़रूर करवाएँ, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है। तो उस आपदा में आप, क्योंकि बीमा की तरफ हमारे पशुपालक रुझान नहीं ले रहे हैं। लोगों पे प्रचार हो रहा है, गाँव-गाँव जाकर के प्रचार किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जो पशुधन बीमा है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारा जोखिम प्रबंधन पशुधन बीमा योजना चलाती है, उसमें जितना, जैसे हमारे पशु की जो कास्ट है, उसकी जो कीमत है अगर 50,000 रुपए है, तो अगर उसका प्रीमियम वो निकालेंगे, वन टाइम प्रीमियम रहता है 3 साल के लिए। अगर उसको 50,000 का अगर कीमत का है, तो उसका जो प्रीमियम आता है मुश्किल से 500 या 600 रुपए आ रहा है, जिसको हमारा पशुपालक आसानी से वहन कर सकता है, क्योंकि
इस प्रीमियम को अदा करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा आता है। बाकी का जो सब्सिडी भी देते हैं, तो हमारा पशुपालक एक तो बीमा की तरफ ध्यान दे, अपने पशुओं का बीमा कराए। जैसे आजकल हर चीज का बीमा हो रहा है, तो उसी तरीके से पशुओं का भी बीमा हो रहा है। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अभी हम वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे थे, हमारे जो पशुपालक हैं उनकी शिकायत रहती है कि हम वैक्सीन लगवाते हैं और हमारे पशुओं का दूध अचानक से कम हो जाता है। तो ये बात सही है कि दूध में थोड़ा सा गिरावट आती है, लेकिन वो 1 सप्ताह के भीतर दोबारा फिर से उसी मात्रा में वापस दूध आ जाता है। गर्भित पशुओं को टीकाकरण नहीं लगवाना है, इसका ध्यान रखना है। जी बिल्कुल सर, ये एक स्पष्ट बात होनी चाहिए सामने कि हाँ कि भ्रांतियां ना फैलें। जी जी। तो गर्भित पशुओं को टीकाकरण बिल्कुल न करवाएं, क्योंकि उससे गर्भपात होने की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि टीका जैसा कहते हैं कि गर्म रहता है, मतलब जो आम भाषा में गर्म होता है और फिर दिक्कत कर सकता है गर्भित पशु में, तो उनमें टीकाकरण न करवाएं। दूसरा, जैसे आजकल आप सड़कों में देख रहे हैं कि हमारे जो पशु हैं छुट्टा घूम रहे हैं, में जो मुख्यतया गौवंश वाले जो हैं, जो गाय हैं, उनको छुट्टा छोड़ दिया जाता है। तो मैं गांव-गांव जाता हूँ, वहाँ लोगों को बताता भी हूँ। मेरा अपना खुद का भी इंटरेस्ट है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ। हम अपने जो नर पशु हैं, जो अच्छे नस्ल के नहीं है, उनका बधियाकरण जरूर करवा दें, क्योंकि अगर उनका बधियाकरण नहीं होता तो उससे जो हमारे बेकार नस्ल के जानवर है उनकी उत्पत्ति होती रहती है। और इसको सरकार चाहती है कि हमारे जो सिर्फ प्रोडक्टिव एनिमल्स रहें, प्रोडक्टिव वाले जो जानवर हैं वो रहें, न कि बेकार वाले जानवर जो हमारे लिए दिक्कत का कारण बनते हैं, फसलों को भी नुकसान करते हैं और हर चीज में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। एक्सीडेंट के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ध्यान रखने वाले योग्य बातें हैं और चीज़ें हैं। वैसे सर, अभी एक बीमारी के प्रकोप से एक पशुपालकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लंपी स्किन। सर, मैं सुधांशु सर आपके पास आना चाहूँगा कि अभी लंपी स्किन की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, किस तरीके से कंट्रोल किया गया है? तो सर आप किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लंपी स्किन की क्या स्थिति था? जानवर हुआ था, काफी जानवर मरे भी हैं आसपास, तो कुछ छुट्टा जानवर पर ज्यादा हुआ। जी सर, छुट्टा जानवरों में ज्यादा हुआ था, जो ये ढीले रहते थे। जी सर, के आरपी सर, अभी क्या स्थिति है कि लंपी स्किन को लेके कितनी सजगता आई है और क्या कदम उठाएगा, उससे क्या लाभ मिला? लंपी स्किन डिजीज जो त्वचा रोग का जो रोग है, गांठ रोग है, ये हमारे राजस्थान में ज्यादा देखने को मिला है। यूपी में है, बीमारी है, लेकिन उसका प्रकोप ज्यादा नहीं होने पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय पे टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू करा दिया था। जो हमारी गोट पॉक्स वैक्सीन जो लग रही है, वो लंपी बीमारी से रोकने के लिए ही लगाया जा रहा है। लोग भी हमारे जागरूक हो गए थे, न्यूज को पढ़ करके, मीडिया को देख करके, मीडिया के माध्यम से उनको पता चल गया था कि इस तरीके की बीमारी हमारे यहाँ भी हो सकती है, तो वो समय पर आकर के टीकाकरण करवा लिए। जो हमारे छुट्टा जानवर थे, उनमें ही केसेस अभी भी हैं, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं है। और हमारे जो हमारे पशुधन कर्मी हैं, उनको छुट्टा जानवरों में टीका लगाने में बड़ी परेशानियां हो रही हैं, और वही केसेस लगभग वही केस बचे हुए हैं। क्योंकि लंपी का जो प्रकोप देखा जा रहा है कि उसमें मैगेट भी पड़ जा रहे हैं। वो बड़ी सी गांठ होती है, वो फूट जाती है, फिर उसके बाद मैगेट पड़ जा रहे हैं, तो ये समस्या अब आ रही है। बाकी लंपी का अब यूपी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कंट्रोल में है। और जो अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत है, तो उसको हमारे जो पशुधन कर्मी है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, कोई समस्या नहीं है लंपी की। जी तो सर, चर्चा का अंतिम सवाल और अंतिम लास्ट मार्क्स लेना चाहूँगा कि आप सुधांशु सर, आपसे शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आप सुझाव देना चाहेंगे अन्य पशुपालकों को कि किस तरीके से सावधानी और बरतनी चाहिए सर्दियों के मौसम में? जब अभी पूरी चर्चा हुई, उसी पे हुई, पर लास्ट शॉर्ट में आप बता दीजिए। जी मैम, जैसा सर ने
डॉक्टर साहब ने बताया कि मेन इसमें सर बीमा होता है, बीमा सर बहुत ज़रूरी होता है जानवरों में। उससे सर जितना नुकसान होता है वो कुछ कवर हो सकता है। वैसे यही सर मेन वजह है जी आपकी बताया। देखिए हमारे पास जो पशुपालक हैं वो सिर्फ 3 या 4 चीज़ों का ध्यान रखें तो पशुधन में ज़रूर विकास होगा। एक तो डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवा दें, वैक्सीनेशन का काम सही से समय पे करवा लें, पशु का बीमा करवा लें। अगर इन 3 चीज़ और हमारे जो नर पशु हैं बेकार हैं उनका बधियाकरण अगर वो समय पे करवा लेते हैं 6 माह उसकी उम्र अगर 6 माह की है तभी बधियाकरण अगर करवा लेते हैं अपने पशुओं का, तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर ये इन पे हमारा पशुपालक अच्छे से कड़ाई के साथ अगर पालन करेगा, तो निश्चित आने वाले समय में हमारा पशुधन मजबूत होगा और हमारे पशुपालक मजबूत होंगे, धन संपन्न होंगे और खुशहाली आएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, आपका दोनों का सुधांशु कश्यप सर और डॉक्टर आरपी दिवाकर सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे हमसे जुड़ने के लिए। किसान साथियों, आपको ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी। आप किसान ऑफ इंडिया के साथ बने रहिए और ऐसी चर्चा आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।